नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं बीपीएससी प्री के लिए एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो कि बाइलिंगुअल होगा। एंड इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप हमारे पेड ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये यूपीएससी, स्टेट पीएससी और अन्य एग्जाम्स के लिए टेस्ट सीरीज और कंप्लीट स्टडी मटेरियल दोनों के ही ऑप्शन यहाँ पर आपको अवेलेबल होंगे। इससे संबंधित अधिक जानकारी आपको इन गिवन नंबर्स पर मिल जाएगी। साथ ही आप टेलीग्राम के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको सर्च करना होगा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज और उसको तुरंत ज्वाइन कर लीजिए ताकि चैनल से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हों वो आप तक ईजिली अवेलेबल हो। आइए तो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो के साथ। देखिए, पहले क्वेश्चन में बात की गई है कि हमारे संविधान का यानी कॉन्स्टिट्यूशन का वो कौन सा आर्टिकल है जो हमें अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के अधिकार हमें ये प्रोवाइड करता है। तो कौन सा आर्टिकल हो जाएगा? आर्टिकल 19, 21, 25 या आर्टिकल 2 या इनमें से कोई भी नहीं। तो जो आर्टिकल 21 है ये क्या है? ये बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की। तो इसी के अंतर्गत हमें किसी से भी विवाह करने के अधिकार को हमारे संरक्षण प्राप्त होता है। राइट, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत जो शासन अधिनियम 1935 का है, इसके द्वारा स्थापित है संघ और इसमें अवशिष्ट शक्तियाँ किसे दी गई हैं? तो जो फेडरेशन इसके द्वारा स्थापित किया गया था, इसमें रेसिड्यूरी जो पावर्स हैं वो किसको दी गई हैं? वो दी गई थी गवर्नर जनरल को। तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। राइट, नेक्स्ट देख लेते हैं। अब हमको इसमें बताना है कि जो हमारा प्रियम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का यानी कि जो उद्देशिका है, ठीक है, तो उसमें कौन सा उद्देश्य शामिल नहीं है। तो इसके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि हमें लर्न हो हमारा पूरा प्रियम्बल। जो भी लैंग्वेज है आपकी, जो भी मीडियम है, उसमें आपको ये लर्न होना चाहिए। अगर आपको लर्न होगा तो ये क्वेश्चन आपके लिए आसान है। तो यहाँ पर ऑप्शंस देख लेते हैं। विचार की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या विश्वास की स्वतंत्रता, यानी कि लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, फेथ, बिलीफ एंड वर्शिप की तो बात की गई है, लेकिन इकोनॉमिक लिबर्टी की बात नहीं की गई है। तो ऑप्शन करेक्ट क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होगा ये अपने पद से त्यागपत्र जब देगा तो ये किसको सूचित कर देगा? तो ये राष्ट्रपति को, प्राइम मिनिस्टर को, लॉ मिनिस्टर को या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को। किसको सूचित करेंगे? तो ये करेंगे राष्ट्रपति को। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें कहा गया है कि जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है यानी कि राज्य लोक सेवा आयोग, इनके जो अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, जो राज्य है उसके राज्यपाल के द्वारा या मुख्यमंत्री के द्वारा। तो इनको नियुक्त किया जाता है राज्य के राज्यपाल यानी कि गवर्नर के द्वारा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन इनको हटाया किसके द्वारा जा सकता है? ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ये मैं आंसर नहीं बताऊंगी, आप इसका कमेंट करके बताइएगा। मैं आपको ये हिंट दे देती हूँ कि राज्यपाल इनको अपॉइंट तो कर सकते हैं लेकिन हटा नहीं सकते। तो इसका कमेंट करके आंसर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बात की गई है कि भारतीय संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत लोकसभा के जो अनुसूचित जातियां हैं इनके आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो ये आर्टिकल 330, 331, 332 या 333। तो अनुसूचित जातियों यानी कि SC STs का प्रावधान किया गया है आर्टिकल 330 में। राइट, और 331 में किसके लिए प्रावधान है? ये प्रावधान है एंग्लो इंडियंस के लिए। और रिसेंटली एंग्लो इंडियंस के लिए जो रिजर्वेशन रखा गया था इसको समाप्त कर दिया गया है। और ये कौन से अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा समाप्त किया गया है? ये 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था और ये बिल था 126th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 2019। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि सरकारिया जो कमीशन था जो मेनली केंद्र और राज्य संबंधों में रिकमेंडेशन के लिए बनाया गया था, इसने अपनी रिपोर्ट कौन से ईयर में सबमिट की थी? तो ये इंपॉर्टेंट है कि हमें पता होना चाहिए कि सरकारिया आयोग किस ईयर में बना था। तो ये इस्टेब्लिश किया गया था 1983 में और इसने अपनी रिपोर्ट दी थी 1988 में। तो फाइनल रिपोर्ट दी गई थी 1988 में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि लोकतंत्र का सार यानी कि जो एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी है इंडिया में, ये किस पर बेस्ड है? तो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला है
एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि लिखित संविधान, देन फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है। उसके बाद कहा गया है कि लोगों को सरकार चुनने और बदलने का जो अधिकार है वो, देन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी कि DPSPs। तो हमें बताना है इसमें एसेंस क्या है हमारे डेमोक्रेसी का। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि लोग अपनी सरकार को चुन सकते हैं और बदल सकते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं, अब हमको ये करेक्ट सीक्वेंस में लगाना है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है प्रियम्बल में। तो अगर हमको प्रियम्बल लर्न है तो हम इसको ईजिली आंसर कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जनवादी गणतंत्र यानी कि सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट जो वर्ड है ये हमारे संविधान में कौन से आर्टिकल में दिया गया है। तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है जानना कि जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था हमारा उसमें कैबिनेट वर्ड का प्रयोग नहीं किया गया था। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा कैबिनेट वर्ड जोड़ा गया था आर्टिकल 352 में, क्योंकि हमें पता है जब हमारी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी तो उस टाइम पर नेशनल इमरजेंसी लगा दी गई थी, ठीक है, और ये लगाई गई थी इंटरनल अग्रेशन के बेसिस पर। तो इसलिए इस अमेंडमेंट के द्वारा ये प्रोविजन किया गया कि जो नेशनल इमरजेंसी लगाने की पावर होगी वो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के हाथों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि कैबिनेट भी जो होगी वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और मिलकर ये डिसीजन लेना होगा नेशनल इमरजेंसी का। तो यहाँ पर फिलहाल जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आर्टिकल 352। देन भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा होता है। हमसे बेसिकली मेथड पूछा गया है प्रेसिडेंट के इलेक्शंस का। तो डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है, पता है ये बात। एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली यानी कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम और प्रोपोर्शनल वोट सिस्टम यानी कि आनुपातिक मत प्रणाली, उसके बाद खुला मतपत्र प्रणाली ओपन बैलेट सिस्टम। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, किसके द्वारा होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी। फिर कानूनी पहलुओं पर भारत सरकार को कौन सलाह देता है। तो ये इजी क्वेश्चन है, कौन देता है, कौन होता है भारत सरकार का लॉयर। तो वो होता है अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, राइट। फिर नेक्स्ट दिया हुआ है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट है यानी कि सर्वोच्च न्यायालय, हमारा संविधान है, संसद है या धर्म है। तो आपको पता है जो सर्वोच्च है वो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर है इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जबकि अगर हम अमेरिका का देखें तो वहाँ पर सबसे टॉप पर क्या है, वहाँ का सुप्रीम कोर्ट, और ब्रिटेन में सबसे टॉप पर है वहाँ की पार्लियामेंट, ठीक है। लेकिन इंडिया में सबसे टॉप पर क्या है, वो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट दिया हुआ है इनमें से किस अभिलक्षण के कारण किसी व्यक्ति को चुनाव में भाग लेने का अधिकार नहीं रहता। यानी कि वो कौन सा रीज़न होगा जिससे वो चुनाव में नहीं ले सकता है। या तो उसकी जो आयु है वो 25 वर्ष से अधिक हो, और कोई आपराधिक भूमिका ना हो, अस्वस्थ मस्तिष्क हो, और कक्षा 10वीं तक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हो। तो हमसे नहीं लिया जाता ये पूछा गया है, मतलब किस लिए, वो कौन सा रीज़न होगा जिससे वो इनएलिजिबल होगा। तो देखिए अगर 25 वर्ष से ऊपर है आयु तो वो एलिजिबल हो जाएगा। आपराधिक भूमिका के लिए ऐसा कोई ठोस प्रोविजन नहीं है, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। फिर अस्वस्थ मस्तिष्क लेकिन हो जाएगा। अगर कोई अस्वस्थ मस्तिष्क का है यानी कि अनसाउंड माइंड है तो वो नहीं ले सकता है हमारे इलेक्शंस में पार्ट। उसके बाद कक्षा 10 की न्यूनतम योग्यता, ऐसी भी कोई भी एलिजिबिलिटी नहीं है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसमें कहा गया है कि वो कौन सा सदन है जिसमें जो अध्यक्ष होता है वो उसका सदस्य नहीं होता है। तो हमको पता है कि राज्यसभा के जो अध्यक्ष होते हैं यानी कि चेयरमैन जो होते हैं वो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, यानी कि वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर बात की गई है, स्टेटमेंट दिया गया है, हमको बताना है कौन से शासक से वो संबंधित है। स्टेटमेंट देख लेते हैं। एक अनुग्रही राजा सदा ईश्वर के संरक्षण के छत्र से सुरक्षित रहता है, यानी कि एन इंटेलिजेंट किंग इज ऑलवेज प्रोटेक्टेड बाय गॉड। तो इसका संबंध बलबन, अकबर, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, इनमें से किससे होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा बलबन, ऑप्शन ए। देन अगला है, वो हमें बताना है कौन सा डायनेस्टी या वंश था जिसके जो शासक थे उन्होंने भारतीयों को उच्च पदों पर नियुक्त किया था और ये परंपरा उनके द्वारा शुरू की गई थी। तो गुलाम वंश, बलबनी वंश, खिलजी वंश या कुतुबी वंश।
करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खिलजी वंश। फिर औरंगजेब के समय पर जो भी विदेशी यात्री आए थे उनका हमें सही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उनको बताना है। तो हमें सारे ये लर्न करने होंगे कि जो भी मुगल एम्परर्स थे इम्पोर्टेंट, उनके समय पर कौन कौन से आए थे विदेशी यात्री। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जॉन डी थेवेनाइट, उसके बाद जॉन फ्रायर, उसके बाद गोमेल करेरी। ठीक है, तो अगला देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बताना है कौन सा इनकरेक्ट है जो सुमेलित नहीं है। तो हमको पता होना चाहिए ये दिल्ली सल्तनत के जितने भी डायनेस्टीज थी सबका कौन से ईयर के बीच में ये थी। तो जो पहला दिया हुआ है स्लेव डायनेस्टी यानी कि मामलुक वंश 1206 से 1290 बिल्कुल सही है। खिलजी वंश दिया हुआ है 1290 से 1320, ये भी सही है। तुगलक वंश 1320 से 1414, ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद आता है हमारा सैयद वंश और ये शुरू हुआ था 1414 से लेकर 1451 तक, राइट। और उसके बाद आता है एंड में लोधी वंश जो 1451 से लेकर चला था 1526 तक, बाबर के आने तक। तो यहाँ पर जो सुमेलित नहीं है वो ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर देखते हैं इसमें बताना है कौन सा एक बौद्ध साहित्य ग्रंथ नहीं है। तो ऑप्शंस दिए हुए हैं मिलिंद-पन्हु, महावस्तु, उड़ान या कलावंश। तो जो नहीं है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो कलावंश है ये बौद्ध साहित्य नहीं है। उसके बाद दिया हुआ है कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो केशव चंद्र सेन को बताया गया है भारतीय ब्रह्म समाज से संबंधित थे। विनोबा भावे मद्रास हिंदू एसोसिएशन, राजा राम मोहन रॉय आत्मीय सभा, श्री नारायण गुरु का बताया गया है अरविपुरम आंदोलन। तो इनकरेक्ट बताना है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो हमारा इनकरेक्ट है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि मद्रास हिंदू एसोसिएशन का संबंध विनोबा भावे से नहीं है, इसका संबंध होगा वीरेशलिंगम पुंतलू से। ठीक है, देन इसमें बताना है कि वो कौन से वाइसरॉय या गवर्नर जनरल थे जिनके कार्यकाल में हिंदू महिला संपत्ति कानून यानी कि हिंदू वुमेन्स राइट टू प्रॉपर्टी लॉ पास हुआ था। तो ये पास हुआ है 1937 में। अब आप सोच सकते हैं कि कौन से इस समय पर वाइसरॉय थे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड लिनलिथ, राइट। देन नेक्स्ट देखते हैं कहा गया है वो कौन सा अधिनियम था जिसके माध्यम से लड़कों के विवाह की जो मिनिमम एज थी वो 18 ईयर्स और लड़कियों की 14 ईयर्स निर्धारित की गई थी। तो ये सम्मति आयु अधिनियम, शारदा कानून, बाल हत्या निरोधक कानून या बाल विवाह निरोधक कानून, ये कौन सा था। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शारदा एक्ट के द्वारा ये निर्धारित किया गया था। ये कौन से ईयर में पारित हुआ था, ये 1929 में पारित हुआ था शारदा कानून 1929 में। और जो पहला दिया हुआ है एज ऑफ कंसेंट एक्ट जो आया था ये आया था 1891 में। ठीक है, फीमेल इन्फेंटिसाइड प्रिवेंशन एक्ट जो है यानी कि बाल हत्या निरोधक कानून ये आया था 1870 में। और उसके बाद प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, ये प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 में आया है और इसने 1929 का एक एक्ट था चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट, उसको रिप्लेस किया है। ठीक है, तो इस नाम का जो एक्ट था वो 2006 में आया। बाकी चाइल्ड मैरिज एक्ट से रिलेटेड मतलब चाइल्ड मैरिज के प्रोहिबिशन से रिलेटेड जो एक्ट आया था वो 1929 में आया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बात की गई है इनमें से कौन स्वतंत्रता पूर्व भारत आने वाले यूरोपीय देशों में से अंतिम थे। तो सबसे पहले कौन आए थे, पुर्तगाली आए थे। उसके बाद क्या सीक्वेंस रहा है, पुर्तगालियों के बाद आए थे अंग्रेज, अंग्रेजों के बाद आए हैं फिर डच, फिर डैनिश और उसके बाद फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश हुई थी एंड में। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा, पूछा गया है सबसे स्वतंत्रता पूर्व भारत आने वाले यूरोपीय देशों में अंतिम पूछा गया है। तो अंतिम यहाँ पर कौन से हो जाएंगे हमारे, फ्रेंच, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, राइट। तो नेक्स्ट देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें बात की गई है किसके शासनकाल में दीव और बेसिन जो था यानी कि बसीन बेसिकली ये पुर्तगालियों के अधीन आ गया था। बहादुर शाह के, बहादुर शाह जफर, फरुख सियर या मोहम्मद शाह रंगीला। तो ये आ गया था बहादुर शाह के टाइम पर, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फिर देखते हैं सवाई जयसिंह के द्वारा खगोलीय वेधशालाएं स्थापित की गई थी। तो इन्होंने कहाँ कहाँ पर स्थापित की थी, अगर हम ये जानते होंगे तो हम बता देंगे कहाँ पर ये स्थापित नहीं है। तो ये बेसिकली इन्होंने 5 जगहों पर स्थापित की थी। एक था दिल्ली, फिर उज्जैन, फिर वाराणसी, देन जयपुर और उसके बाद एक और था और मथुरा में। ठीक है, तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ कहाँ कहाँ इस्टेब्लिश किया है इन्होंने किया है दिल्ली में, जयपुर में, उज्जैन में, मथुरा में और
वाराणसी में, इन 5 जगहों पर इस्टेब्लिश किया है। ऑप्शंस देख लीजिए, इसका मतलब भोपाल में इस्टेब्लिश नहीं की थी, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए, इनमें से जो सबसे पहले इस्टेब्लिश की थी वो थी जयपुर में। जयपुर में जो वो ऑब्जर्वेटरी थी ये फर्स्ट इस्टेब्लिश थी। देखिए, इस क्वेश्चन में हमको बताना है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स से संबंधित क्वेश्चन है। इसमें हमको बताना है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स जो है वो कहाँ पर लागू नहीं हुआ था बेसिकली। तो यहाँ चूक का सिद्धांत लिखा है, गलत लिखा है, ये व्यपगत का सिद्धांत होता है हिंदी में। ठीक है, व्यपगत का सिद्धांत। तो नागपुर, संभलपुर, जैतपुर और तंजौर में यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स जो थी इसको लागू नहीं किया गया था। इसमें कहा गया है कि जो पातशाह नामा नामक पुस्तक थी ये कौन से शासक के बारे में है? बाबर, औरंगजेब, अकबर या शाहजहां? तो ये है शाहजहां से संबंधित, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमको बताना है इनमें से किस स्थान का भ्रमण बुद्ध के द्वारा नहीं किया गया है? तो मथुरा, वाराणसी, सारनाथ और चित्रकूट। यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा चित्रकूट। चित्रकूट जो महात्मा बुद्ध थे उनके द्वारा यहाँ का भ्रमण नहीं किया गया है। फिर कहा गया है कांग्रेस की स्थापना के समय इनमें से किसने मुस्लिमों को कांग्रेस से दूर रखने के लिए प्रेरित किया था? तो वो कौन थे जिन्होंने कहा था कि मुस्लिम्स कांग्रेस से दूर रहें? बदरुद्दीन तैयब जी, सैयद अहमद खान, उसके बाद आर.एस. सयानी और अंत में आता है अब्दुल गफ्फार खान। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा सैयद अहमद खान, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। फिर देखते हैं इनमें से कौन सा एक भारतीय राज्य तट रेखा से नहीं लगा हुआ है? तो ये आपको मैप पता होना चाहिए भारत का, अगर आपको पता है तो आप इजीली इसको आंसर कर देंगे। देख लेते हैं पहले ऑप्शंस, कर्नाटका, गोवा, केरला और मिजोरम। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा? मिजोरम। ठीक है, यहाँ पर है मिजोरम और बांग्लादेश के बाद, और अगर आप मैप में देखेंगे तो ये तट रेखा को नहीं छूता है। मिजोरम जो है वो एक साइड पर इसके पड़ता है, मिजोरम की मैं बात कर रही हूँ। इधर आपको अगर मैप देखेंगे तो आपको लगेगा कि शायद ये तट रेखा से छूता हो, लेकिन ये नहीं छूता है क्योंकि इस साइड पर इसका बांग्लादेश पड़ेगा और इधर पड़ेगा म्यांमार। ठीक है, और इधर हो जाएगा त्रिपुरा। तो आप एक बार इसको मैप में देख लीजिएगा, लोकेट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है इन भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत एवं श्रीलंका के बीच में है? तो रामेश्वरम, जावा, सुमात्रा या बोर्नियो? तो इजी क्वेश्चन है ये, रामेश्वरम पड़ता है भारत और श्रीलंका के बीच में, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके बाद कहा गया है इनमें से कौन सही सुमेलित है? तो महाराष्ट्र का बताया गया है, महाराष्ट्र को वृष्टि छाया प्रदेश यानी कि रेनफॉल रीजन, और उसके बाद बताया गया है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ मैदान, कर्नाटक मलनाड और बिहार छोटा नागपुर प्लेट्यू। देखिए यहाँ पर एक चीज़ गलत है, ये वृष्टि छाया मतलब होता है रेन शैडो रीजन, ना कि रेनफॉल रीजन। तो यहाँ पर रेन शैडो होना चाहिए, और हमें ये बताना है कि यहाँ पर करेक्ट कौन सा है। तो अगर हम देखेंगे ध्यान से तो जितने भी स्टेट्स हैं उनका कुछ कुछ पार्ट्स इनके इससे कवर होता है, राइट। इसीलिए हमारे ऑल ऑफ द अबव करेक्ट हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ई। देखिए पूरा महाराष्ट्र रेन शैडो एरिया में नहीं आता है, लेकिन कुछ 30% के लगभग आता है। वैसे ही पूरा छत्तीसगढ़ जो प्लेन्स है वो मध्य प्रदेश में नहीं आता है, लेकिन कुछ परसेंट आता है वो। और सेम उसी तरह मलनाड जो है ये भी थोड़ा पार्ट है कर्नाटका का, और बिहार में छोटा नागपुर प्लेट्यू का थोड़ा सा पार्ट कवर होता है, इसलिए ऑप्शन ई करेक्ट हो जाएगा। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट, इसमें बात की गई है कि ये जो गर्त दिए हुए हैं यानी कि ट्रेंच दिए हुए हैं उनकी लोकेशन ये कौन सा सही नहीं है। तो सुंदा ट्रेंच बताया गया है ईस्ट इंडियन ओशन में यानी कि पूर्वी हिंद महासागर में। मैरियाना बताया गया है उत्तरी प्रशांत महासागर में। फिर रोमाशे या रोमशे बताया गया है रेड सी लाल सागर में। टोंगा बताया गया है मध्य दक्षिण प्रशांत महासागर। तो यहाँ पर हमको बताना है कौन सा सही नहीं है। तो सही नहीं है वो देख लेते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यहाँ पर जो इनकरेक्ट हो जाएंगे वो बी, सी और डी तीनों ही इनकरेक्ट हैं। सुंदा पड़ता है ईस्टर्न इंडियन ओशन में, ये बिल्कुल सही है, लेकिन जो पारियाना ट्रेंच है ये कहाँ पर पड़ती है? ये पड़ती है वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में, ठीक है। और रोमांची जो है ये पड़ता है अटलांटिक ओशन में। उसके बाद आता है टोंगा जो ट्रेंच है ये पड़ता है साउथ वेस्ट पैसिफिक ओशन में, ठीक है। तो ये जो लोकेशन अगर आप सिर्फ पैसिफिक ओशन से करेक्ट कर देंगे तो ये गलत है, क्योंकि इसकी ये लोकेशन भी मैटर करती है कि कौन से पार्ट में पड़ता है ओशन के। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर कहा गया है विश्व में लंबे रेशे के कपास का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश कौन सा है, यानी कि
लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ लॉन्ग स्टेपल कॉटन, ठीक है, इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पर इनमें से कोई भी नहीं होगा, ऑप्शन ई करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर चाइना करेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन ई। फिर देखते हैं अफ्रीका और एशिया को अलग करने वाला जो लाल सागर है और अदन की खाड़ी को जोड़ने वाली जो जल संधि है, ये कौन सी है? तो ये बेरिंग है, मलक्का है, बाब अल मंदेब जल संधि या जिब्राल्टर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बाब अल मंदेब स्ट्रेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुकी है। बाकी जो है स्ट्रेट्स, इनको भी आप लोकेट कर लीजिएगा मैप में। मैं बता देती हूँ आपको कहाँ पर कौन सी स्ट्रेट पड़ेगी। ये जो बेरिंग स्ट्रेट है ये पड़ेगा हमारा रशिया और यूएसए के बीच में, और इसकी लोकेशन है पैसिफिक ओशियन। वहीं पर अगर मलक्का देखें तो ये पड़ता है मलय पेनिनसुला और सुमात्रा के बीच में। ये इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन के बीच में लोकेटेड है। और जिब्राल्टर जो स्ट्रेट है ये अटलांटिक ओशियन को मिलाता है मेडिटेरेनियन सी से, ठीक है। तो इनको एक बार अगर वर्ड मैप में आप लोकेट कर लेंगे तो याद रहेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कहा गया है गंगा के दक्षिणी मैदान में इनमें से कौन सी नदी प्रवाहित नहीं होती है? तो ऑप्शन है पुनपुन, फल्गु, पैमार या बागमती। तो जो नहीं होती है वो बताना है हमको। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बागमती, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बिहार के संदर्भ में हमको बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला कहा गया है कि भारत में बिहार का जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में 12वें स्थान पर आता है और जनसंख्या की दृष्टि से तीसरे स्थान पर। और बिहार का जो क्षेत्रफल है ये संपूर्ण भारत का जो क्षेत्रफल है उसका 3.86% है। और फिर दिया हुआ है कि बिहार राज्य मुख्यतः मध्य गंगा के मैदानी क्षेत्र में है। तो यहाँ पर हमको बताना है कौन सा स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है। तो जो सी स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये भारत के क्षेत्रफल का 2.86% है, ना कि 3.86%, ठीक है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। देखिए यहाँ पर एक पॉइंट और इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर बिहार का क्षेत्रफल की दृष्टि से स्टेट्स में अगर हम देख रहे हैं, राज्यों में देख रहे हैं, तभी ये 12th पोजीशन पर है। लेकिन अगर हम यूनियन टेरिटरीज को भी इंक्लूड करेंगे तो इसकी पोजीशन 13th हो जाएगी, क्योंकि लद्दाख इसके ऊपर बढ़ेगा, ठीक है। लद्दाख का एरिया काफ़ी बड़ा है। फिर बात की गई है इनमें से कौन सा कोयला क्षेत्र छत्तीसगढ़ में नहीं स्थित है। तो ऑप्शन है सोनहट कोयला क्षेत्र, झरिया कोयला क्षेत्र, लखनपुर कोयला क्षेत्र, झिलमिली कोयला क्षेत्र। देखिए कुछ क्वेश्चंस में मैं ऑप्शंस नहीं पढ़ती हूँ, आप लोग कमेंट करते हैं कि ऑप्शंस मत पढ़िए, लेकिन कुछ क्वेश्चंस में ऑप्शंस पढ़ना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमारा वो करेक्ट आंसर नहीं भी है तो हम उसके बारे में थोड़ा जान सकेंगे, राइट। तो हमें पता होना चाहिए, इसीलिए मैं कुछ क्वेश्चंस के ऑप्शन ज़रूर पढ़ती हूँ। तो हम इसका आंसर देख लेते हैं क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा झरिया कोलफील्ड। जो ये झरिया है ये कहाँ पड़ता है? झारखंड में कोलफील्ड है। बाकी सोनहट, लखनपुर और झिलमिली जो कोयले के क्षेत्र हैं ये कहाँ पड़ते हैं? छत्तीसगढ़ में, राइट। आगे दिया हुआ है इनमें से कौन सा एक कारक भारतीय जलवायु को प्रभावित नहीं करता है? तो एल नीनो, महासागरीय धाराएं, अक्षांशीय स्थान यानी कि लैटिट्यूडनल लोकेशन, ऊर्ध्व वायु संचलन यानी कि अपर एयर सर्कुलेशन। तो इसमें से कौन सा नहीं करता है ये बताना है हमको। तो जो महासागरीय करेंट्स हैं वो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में बताना है कि जो दोमट मिट्टी होती है यानी कि जो लोमी सॉइल होती है उसमें कौन कौन से कण प्रेजेंट होते हैं। ऑप्शन है पांचू कण यानी कि सिल्ट पार्टिकल्स, चिकना कण, क्ले, बालू कण, सैंड पार्टिकल्स। तो इसमें सभी प्रेजेंट होते हैं, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इन दोनों का परसेंट 40% ईच होता है और ये लगभग 20% होता है इसमें, राइट। फिर जनगणना के हिसाब से हमको बताना है सर्वाधिक जन्म दर यानी हाईएस्ट बर्थ रेट कौन सी स्टेट पर है सेंसस 2011 के हिसाब से। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार। फिर दिया हुआ है प्राचीन जीवित पदार्थों के जीवाश्म सबसे अच्छे रूप में किसमें संरक्षित होते हैं। तो सबसे अच्छे रूप में होते हैं वो सेडिमेंट्री रॉक्स यानी कि अवसादी चट्टानों में। आपको पता है ये लेयर्ड होती हैं, इनमें लेयर्स पाई जाती हैं, तो इन्हीं लेयर्स के बीच में ये फॉसिल सबसे अच्छे से संरक्षित होते हैं, ठीक। फिर नेक्स्ट देखते हैं। इसमें कहा गया है इनमें से कौन सी वो ग्रीन हाउस गैस है जिसमें वायुमंडल में सबसे लंबा जिसका जीवन चक्र होता है। तो ऑप्शंस दिए हुए हैं वाटर वेपर, उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, सल्फर हेक्सा फ्लोराइड। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, सल्फर हेक्सा फ्लोराइड। फिर आगे दिया हुआ है भारत गंगा के मैदानों की जो अधिकांश नदियां हैं वो उनका ड्रेनेज पैटर्न बेसिकली पूछा गया है। तो ऑप्शन दिए हुए हैं रेडियल ड्रेनेज पैटर्न, ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न, सुपर इम्पोज ड्रेनेज पैटर्न या डेंड्रिटिक ड्रेनेज पैटर्न। तो ये जो डेंड्रिटिक ड्रेनेज पैटर्न है
इसमें मेन रिवर ऐसी होती है और ये थोड़ा ट्री के रूप में होता है, ठीक है। इस प्रकार से इसकी ट्रिब्यूटरीज मैच करती हैं। तो यही सबसे ज़्यादा नदियों में, मैदानों में अधिकांशतः ये वाले ड्रेनेज पैटर्न पाए जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें हमको बताना है कॉपर और एल्यूमिनियम, इन दोनों का मिक्सचर किस में पाया जाता है। तो कॉपर और एल्यूमिनियम का ऑप्शंस दिए हुए हैं ब्रास, आर्टिफिशियल गोल्ड, कॉइन्स, स्टेनलेस स्टील। तो यहाँ पर नन ऑफ द अबव हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है मेन जो पाया जाता है ब्रास, ब्रास कॉम्पोजिशन होता है कॉपर, जिंक और निकल का। फिर जहाँ पर आर्टिफिशियल गोल्ड की बात आती है तो वहाँ पर भी कॉपर और जिंक का ही यूज़ होता है। कॉइन्स जो होते हैं ये बने होते हैं कॉपर और निकल के मेनली, ठीक है, मेनली बता रही हूँ, इसके अलावा भी इसमें कुछ मिलाया जाता है। और स्टेनलेस स्टील जो है ये मेनली बना होता है आयरन और कार्बन का। इसके अलावा इसमें क्रोमियम या निकल जैसे मेटल्स ऐड कर लिए जाते हैं। तो कोई भी कॉपर और एल्यूमिनियम का कॉम्बिनेशन नहीं है, इसलिए करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। फिर देखते हैं, बताना है कौन सा यहाँ पर सही नहीं है। तो यहाँ पर मिश्र धातु दिए हुए हैं, अलॉयस दिए हुए हैं, उनका फिर से कॉम्पोजिशन दिया हुआ है, देख लेते हैं। पहला दिया हुआ है करेंसी मेटल, कॉपर, स्टील और फॉस्फोरस दिया हुआ है। फिर दिया हुआ है कांसा। कांसा की इंग्लिश क्या होती है, देखिए कांसा हो जाता है हमारा ब्रॉन्ज, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है जर्मन सिल्वर, कॉपर, जिंक और स्टील, और ब्रास दिया हुआ है कॉपर और जिंक। तो यहाँ पर हमको बताना है कौन सा एन करेक्ट है। तो स्टील जो है ये किसी में भी नहीं होता है, ठीक है। ब्रास जो है ये कॉपर और जिंक इसके मेन एलिमेंट्स होते हैं, तो इसको हम करेक्ट मान सकते हैं। लेकिन ये तीनों ही हमारे यहाँ पर गलत है, क्योंकि जो ब्रॉन्ज होता है ये बेसिकली बना होता है कॉपर, जिंक और टिन का, और जर्मन सिल्वर होता है कॉपर, जिंक और निकल का। परसेंटेज वैरी करता है ब्रास से इसका। और करेंसी मेटल भी कॉपर और स्टील का नहीं होता है, इसमें हो जाएगा हमारा कॉपर और निकल जो मेन मेटल्स हैं। तो यहाँ पर मोर देन वन ऑफ द अबव जो है वो हमारा इनकरेक्ट है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन ई हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, बात की गई है कृत्रिम वर्षा, यानी कि जो आर्टिफिशियल रेन है उसको किस नाम से जाना जाता है, और तो क्लाउड सीडिंग, क्लाउड रेन, स्काई सीडिंग या एसिड रेन। तो इसको न जाना जाता है क्लाउड सीडिंग के नाम से, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देन बात की गई है कि जो समुद्र में गोताखोर होते हैं उनके द्वारा सांस लेने के लिए किन गैसों के मिश्रण का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन और हीलियम। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फिर देखते हैं, यहाँ पर हमको बताया गया है कैटलिस्ट जो करेक्टली मैच्ड हैं। तो निकल का प्रयोग बताया गया है हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल, यानी कि जो वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण होता है। और लौह जो चूर्ण है, आयरन पाउडर, इसको अमोनिया बनाने के हैबर प्रोसेस में यूज़ किया जाता है। और गर्म एल्यूमिना जो है ये अल्कोहल से ईथर बनाने में प्रयुक्त होता है। तो ये कैटलिस्ट बताए गए हैं, यहाँ पर ये सभी बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, राइट। आगे हमें देखना है इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो पहला दिया हुआ है जिप्सम कॉपर सल्फेट। तो आपको पता है जिप्सम कॉपर नहीं कैल्शियम सल्फेट होता है, तो ये पहला गलत हो गया है। लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड सही है। गैलेना दिया हुआ है लेड सल्फाइड, ये भी सही है। और लाल सिंदूर, यानी कि जो हमारा सिंदूर होता है लगाया जाता है, वो रेड लेड होता है उसमें। तो बी, सी और डी सही है, सुमेलित नहीं है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, बात की गई है उत्तराखंड के जो क्षेत्र हैं काला पानी और लिपू लेक, इनको भारत के नए मानचित्र में शामिल करने पर किस देश ने विरोध किया है। तो यहाँ पर हमारा जो विरोध प्रदर्शित किया गया है वो नेपाल के द्वारा किया गया है। इनको, ये ऑलरेडी भारत के ही हिस्से हैं, तो लेकिन नेपाल ने इनको अपना बताया है, ठीक है। नेपाल ने अपने मैप में इनको दिखाया है कि ये इनका है, अदरवाइज ये है बेसिकली भारत के ही। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फिर कहा गया है नवंबर 2019 में भारत के पहले और दुनिया के दूसरे ऐसे क्रिकेटर कौन थे जिन्होंने 100 से अधिक T20 इंटरनेशनल मैच खेलने का रिकॉर्ड बना लिया है। तो ऑप्शंस देख लीजिए यहाँ पर आप जल्दी से। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा रोहित शर्मा, ऑप्शन नंबर सी। फिर कहा गया है कि 6-7 नवंबर 2019 को भारतीय और इंडोनेशियाई जो नौसेना है इनके बीच में नौसैनिक अभ्यास हुआ था समुद्र शक्ति। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये है कि समुद्र शक्ति जो नौसैनिक अभ्यास है ये कौन से देशों के बीच में होता है, तो ये होता है इंडिया और इंडोनेशिया, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब ये किया कहाँ गया था, तो ये किया गया था बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में, ऑप्शन ए करेक्ट। नेक्स्ट है
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय यानी कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने एक हार्मोनाइज्ड सिस्टम कोड दिया है, और ये कोड जो है ये किससे संबंधित है हमको ये बताना है। तो यहाँ पर जो ये कोड है ये संबंधित है हमारा, ऑप्शंस देख लेते हैं पहले, मेडिकल, खादी, इंडस्ट्री या इंश्योरेंस। तो ये जो कोड है ये खादी से संबंधित है, ठीक है, खादी को बढ़ावा देने के लिए ये कोड दिया गया है। नेक्स्ट है, नवंबर 2019 में रक्षा मंत्री जो है हमारे राजनाथ सिंह और जो रूसी रक्षा मंत्री हैं जनरल सर्गेई शोइगु, इन्होंने 19वीं भारत रूस जो अंतर सरकारी सैन्य व सैन्य तकनीकी सहयोग आयोग पर बैठक की सह अध्यक्षता की थी। तो ये कहाँ पर हुई थी ये बताना है। तो ये हुई थी मॉस्को, रशिया में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए इसमें कहा गया है सारा दमनजनोविक, इनको मिस एशिया ग्लोबल टाइटल 2019 ये टाइटल दिया गया था केरल कोची में। हमको बताना है ये किस देश की हैं। तो ये सर्बिया की है, जर्मनी, अमेरिका या स्पेन की। तो ये है ऑप्शन ए करेक्ट, सर्बिया की। फिर दिया हुआ है एशिया प्रशांत गोल्फ समिट, जिसका विषय क्या था, अ 5G माइंडसेट फॉर गोल्फ फ्यूचर इन एशिया। ये किस शहर में आयोजित हुआ था। तो ये आयोजित हुआ था गुरुग्राम में। ऑप्शन सी करेक्ट। देन हमें बताना है किस भारतीय सेना ने पुंछ लिंकअप डे मनाया था। पुंछ लिंकअप डे, तो ये भारतीय नौसेना के द्वारा, वायुसेना, थल सेना या इंडियन कोस्ट गार्ड, किसके द्वारा मनाया गया था। ये मनाया गया था भारतीय थल सेना। ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंडियन आर्मी के द्वारा, राइट। इसमें कहा गया है कि वो कौन सा राज्य है जहाँ पर पेड़ों की लताओं और शाखाओं में लिविंग रूट ब्रिज बनाया गया है। तो वो हमारा राज्य है मेघालय। ऑप्शन बी करेक्ट है। देन इसमें कहा गया है YSR मत्स्य कर भरोसा स्कीम जो है ये कौन से राज्य की है। तो YSR से आप समझ गए होंगे ये कहाँ की स्कीम हो जाएगी। ये हो जाएगी हमारा ऑप्शन करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा आंध्र प्रदेश हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्यों आंध्र प्रदेश हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है YSR जगन मोहन रेड्डी जो है वो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं और इन्हीं के नाम पर ये योजना है। और यहाँ पर ये आंसर जो ऑप्शन दिया हुआ है ये गलत है, उत्तर प्रदेश होगा यहाँ पर, ठीक है। तो करेक्ट आंसर फिलहाल हमने देख लिया है, ऑप्शन सी है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसमें हमको बताना है वो कौन से इंडियन सैंड आर्टिस्ट हैं जिनको इटालियन गोल्डन सैंड आर्ट अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया। तो देखिए काफ़ी फेमस है, इनका आपने नाम सुना होगा सैंड आर्टिस्ट का। तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हमने देख लिया है सुदर्शन पटनायक होगा, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। फिर देखते हैं, कहा गया है नवंबर 2019 को भारतीय पोषण कृषि कोष की शुरुआत किस केंद्रीय मंत्रालय ने की थी, ये बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं हमको, हम देख लेते हैं करेक्ट क्या होगा यहाँ पर। ऑप्शन बी यानी कि महिला और बाल विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, राइट। देन दिया हुआ है विश्व निमोनिया दिवस 2019 का विषय था हेल्दी लंग्स फॉर ऑल। तो हमें बताना है ये कब मनाया जाता है विश्व निमोनिया दिवस। तो ये मनाया जाता है, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा 12 नवंबर को, ऑप्शन नंबर सी, राइट। देन नेक्स्ट देखते हैं, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के अनुसार पूरे देश में लोगों को न्याय दिलाने के मामले में महाराष्ट्र जो है ये फर्स्ट पोजीशन पे है। तो हमें बताना है सेकंड पोजीशन पर कौन सा राज्य आता है। तो महाराष्ट्र फर्स्ट हो गया है और सेकंड हो गया है हमारा केरला, ऑप्शन बी, ठीक है। फिर नेक्स्ट दिया हुआ है भारत का वो कौन सा शहर है जिसने SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2030 को हासिल करने के लिए चिकित्सा उत्पादों पर विश्व सम्मेलन 2019 का आयोजन किया है। तो यहाँ पर मेरठ, मुरादाबाद, नई दिल्ली और आगरा ऑप्शंस दिए हुए हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली, ठीक है। फिर दिया हुआ है नवंबर 2019 में 87 ईयर के सुधीर धर थे, इनका निधन हो गया है। और ये किस पेशे के प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, इनका बेसिकली हमको प्रोफेशन बताना है। तो ये एक लेखक थे, कार्टूनिस्ट थे, गायक थे या एक्टर थे। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर हमारा कार्टूनिस्ट, ऑप्शन नंबर बी, राइट। नेक्स्ट दिया हुआ है अष्टप्रधान। देखिए अष्टप्रधान आपने पढ़ा होगा, तो ये किसके एडमिनिस्ट्रेशन, किसके प्रशासन से संबंधित है ये बताना है। जल्दी से मैं आपको 2 सेकंड का टाइम दे रही हूँ, जल्दी से सोचकर बताइए क्या आंसर होगा यहाँ पर। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा मराठा एम्पायर, यानी ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक बहुत कन्फ्यूजन होता है अष्ट दिग्गज से, ठीक है। तो अष्ट दिग्गज जो थे ये थे हमारे विजयनगर एम्पायर में,
किसमें? विजयनगर एम्पायर में। और जो अष्टप्रधान थे ये थे मराठा प्रशासन में, राइट। फिर दिया हुआ है भारत में जो ये सोहरावर्दी सिलसिला है इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो ये थोड़ा रटने वाला क्वेश्चन है। तो ये की गई थी शेख बहाउद्दीन जकारिया के द्वारा भारत में शुरू किया गया था। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है एमजी रानाडे इनमें से किस संगठन से संबंधित नहीं थे? तो सारे संगठन देख लेते हैं पहले। फर्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन यानी इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, पूना सार्वजनिक सभा और सेवा सदन। तो जिससे वो संबंधित नहीं थे वो है ऑप्शन नंबर डी, सेवा सदन। देखिए सेवा सदन को हम ऑलरेडी एक टेस्ट में कवर कर चुके हैं। इसके फाउंडर कौन थे, इससे रिलेटेड पॉइंट्स, तो अगर आपने उसको देखा है तो इसको मैं बता नहीं रही हूँ, इसको कमेंट करके बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या है, इससे कौन संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें बात की गई है जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद इनमें से किसने केसरे हिंद की उपाधि को त्याग दिया था? तो ये आपको पता होना चाहिए, काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। महात्मा गांधी के द्वारा इसको उपाधि को त्याग दिया गया था, ठीक है। फिर अगला प्रश्न दिया हुआ है, हमें ये कांग्रेस के अधिवेशन दिए हुए हैं और उनके अध्यक्ष दिए हुए हैं, हमें बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो बेलगांव अधिवेशन महात्मा गांधी 1924, ये बिल्कुल सही है। ये एकमात्र ऐसा अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। देखिए यहाँ पर इंग्लिश वाला कुछ और लिखा हुआ है तो हम इसको कंसीडर नहीं कर रहे हैं, आप हिंदी वाले ही ऑप्शन देखिए, फिर हम इसी में सही और करेक्ट जो गलत होगा वो इसमें देख लेंगे, ठीक है। तो दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होगा, राइट। सेकेंड दिया हुआ है कानपुर अधिवेशन सरोजनी नायडू 1925, तो ये भी बिल्कुल सही है। फिर दिया हुआ है गया अधिवेशन 1922 जवाहरलाल नेहरू, ये गलत हो जाएगा। लखनऊ अधिवेशन 1916 अंबिका चरण मजूमदार, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस हिसाब से हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, क्योंकि जो गया अधिवेशन था इसकी अध्यक्षता CR दास के द्वारा की गई थी। आगे देखते हैं समाज सुधारक संगठन और उनके स्थापना वर्ष हमें बताना है कौन सा सही नहीं है। तो परमहंस मंडली जो है ये 1869 दी हुई है। देवबंद जो आंदोलन था 1866, अहमदिया आंदोलन 1889, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन 1870। तो इसमें से कौन सा सही नहीं बताना है, तो जो सही नहीं है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, परमहंस मंडली जो है ये 1849 का है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं आप। इसमें जो बाकी ईयर्स दिए हुए हैं ये बिल्कुल करेक्ट है, तो इनको आप एक बार देख लीजिएगा। फिर कहा गया है मध्यकाल में प्रयोग होने वाला जो रहट था ये क्या था? ये बारूद की तोप थी, नक्काशी में प्रयुक्त तकनीक थी, सिंचाई में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी थी, या फिर जलयान बनाने की प्रौद्योगिकी थी? तो ये सिंचाई से संबंधित था। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं। फिर कहा गया है भारत में संविधान सभा के गठन का जो विचार है ये पहली बार किसने रखा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने रखा था, महात्मा गांधी, MN रॉय या सुभाष चंद्र बोस? तो इसको रखा गया था MN रॉय के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। देन हमें बताना है इनमें से कौन सी हड़प्पा संस्कृति की विशेषता नहीं है। तो रेड ब्लैक पॉटरी, टेराकोटा की मूर्तियाँ, पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट और धात्विक धन। तो कौन सा नहीं है? तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा धात्विक धन, वो मेटालिक मनी का प्रयोग नहीं करते थे। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसमें कहा गया है इनमें से कौन सा वो ग्रंथ है जिसके अनुसार अशोक बौद्ध धर्म में समुद्र नामक एक व्यापारी द्वारा परिवर्तित किए गए थे? तो बौद्ध धर्म में इनको समुद्र नामक एक व्यापारी ने परिवर्तित किया था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, दिव्य दान में ऐसा उल्लेख है। फिर कहा गया है ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए सेंट थॉमस जो थे ये किसके शासनकाल में भारत आए थे? गोंडोफर्नीस, विम कटफिशेस या पुष्यमित्र शुंग या बृहद्रथ? तो यहाँ पर थोड़ा सही कर लीजिएगा, विम कटफिशेस होगा यहाँ पर। तो गोंडोफर्नीस के कार्यकाल में ये आए थे। ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर दिया हुआ है कि इनमें से हमें बताना है किस ब्रिटिश अधिकारी ने 1857 के विद्रोह के दौरान झांसी में प्रतिरोध का प्रभार संभाला था? तो देखिए कौन सा लीडर था वहाँ का और किसने बेसिकली वहाँ पर जो विरोध था उसको दबाया था? तो ये थोड़ा हमको पता होना चाहिए जो मेन जगहें थी। तो देख लेते हैं ऑप्शंस, जेम्स आउट्रम, ह्यूग व्हीलर, ह्यूग रोज और लेफ्टिनेंट विलोबी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ह्यूग रोज, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, इन्होंने झांसी में दबाया था। फिर कहा गया है भारतीय स्वतंत्रता के लिए बर्लिन समिति की स्थापना 1915 में किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शंस दिए हुए हैं वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय,
वासुदेव बलवंत फड़के, सचिन सान्याल, रास बिहारी बोस। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय के द्वारा भारतीय स्वतंत्रता के लिए बर्लिन समिति की स्थापना 1915 में की गई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं। चचनामा बताया गया है अली अहमद की द्वारा लिखी गई है, तारीख फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी, तारीख सिंध मीर मोहम्मद मासूम। तो देखिए ये तीनों करेक्टली मैच्ड है। चौथा दिया हुआ है तारीख उल यामिनी, ये उलूग खान के द्वारा नहीं लिखी गई थी, इसको अबू नस्र मोहम्मद इब्न मोहम्मद अल जबारू उतबी के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, तो ये पूरा नाम बता दिया है मैंने। तारीख उल यामिनी जो है ये गलत मैच्ड है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें कहा गया है किसके तहत बंगाल, मद्रास, बम्बई और अन्य सभी क्षेत्रों को गवर्नर जनरल के पूर्ण नियंत्रण में रखा गया था। वो कौन सा एक्ट था ये हमें बताना है। तो पहला दिया हुआ है 1833 का चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट या भारतीय जो परिषद अधिनियम 1861 का था वो। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, 1833 का चार्टर एक्ट। राइट, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। ये बुक दी गई है और ऑथर भी बताए गए हैं, हमें बताना है ये किसके द्वारा विमोचित की गई है, यानी किसने इसको रिलीज़ किया है। बुक का नाम है डिसरोबिंग ऑफ द्रौपदी एंड अदर स्टोरीज और ये बुक लिखी गई है एंथनी डीजा टीनो के द्वारा। इसको रिलीज़ किसने किया है ये बताना है यहाँ पर हमको। तो इसको रिलीज़ किया गया है सुधीरंजन मोहंती के द्वारा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर दिया हुआ है हाफ द नाइट इज गॉन। ये जो पुस्तक है इसको DSC अवार्ड 2019 इन साउथ एशियन लिटरेचर दिया गया है। ठीक है, इस नॉवेल को हाफ द नाइट इज गॉन को। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अमिताभ बागची, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। फिर दिया हुआ है दिसंबर 2019 को जो हमारे प्रधानमंत्री हैं इन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी है। तो ये कहाँ पर रखी है, ऑप्शंस देख लीजिए जल्दी से। करेक्ट आंसर हो जाएगा लखनऊ, ऑप्शन ए। फिर देखते हैं दिसंबर 2019 में पश्चिमी जो फ्रेट कॉरिडोर है इस पर डबल स्टैकर ट्रेन का ट्रायल किया गया और ये जो ट्रेन है ये किन दो राज्यों के स्टेशनों के मध्य चलाई गई ये बताना है हमको यहाँ पर। तो ये राजस्थान और हरियाणा के बीच में चलाई गई है। ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। हमें बताना है वो कौन सा राज्य है जिसने वन्यजीव अभ्यारण्य में ट्रेहिसियम आप्टे नामक सांप की एक नई प्रजाति की खोज की है। तो वो कौन सा राज्य है भारत का जहाँ पर इसकी खोज की गई है, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा या सिक्किम। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, देन दिसंबर 2019 को किस देश की क्रिकेट टीम को क्रिस्टोफर मार्टिन जेनकिंस स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है। तो ये आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, न्यूजीलैंड। राइट। फिर CII यानी कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, भारतीय उद्योग परिसंघ ने 16 दिसंबर 2019 को स्टीलिंग इंडिया 2019 प्रमुख क्षेत्रों में ड्राइविंग तीव्रता पर बैठक का आयोजन किया है। ये ठीक है, तो ये कहाँ पर आयोजित की गई ये बताना है हमको। देखिए यहाँ पर ड्राइविंग इंटेंसिटी लिख गया है, लेकिन ये इसका मतलब है वहाँ कुछ क्षेत्रों में, प्रमुख क्षेत्रों में तीव्रता को बढ़ाने के लिए जहाँ पर बैठक हुई है वो कहाँ पर हुई है, वो हुई है नई दिल्ली में। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के द्वारा बैठक की गई थी नई दिल्ली में। फिर कहा गया है दिसंबर 2019 में फॉरेंसिक रिपोर्ट को सुरक्षित बनाने के लिए सॉफ्टवेयर ट्राकिया को किस राज्य पुलिस ने अपनाया है जिससे कि मेडिकल रिपोर्ट में छेड़छाड़ नहीं की जा सकेगी। तो इसको हरियाणा पुलिस के द्वारा अपनाया गया है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। देन फिर से दिसंबर 2019 को द हिंदू प्रकाशक समूह के जो अध्यक्ष हैं N राम ने पुस्तक माइंड मास्टर विनिंग लेसन्स फ्रॉम द चैंपियंस लाइफ का विमोचन किया। तो हमको बताना है ये पुस्तक जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है। तो ऑप्शंस देख लीजिए यहाँ पर। करेक्ट जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सुसान निनान और विश्वनाथ आनंद। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देन अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सेवी दिवस 2019 का विषय क्या था, वॉलंटियर फॉर एन इंक्लूसिव फ्यूचर। अब ये किस दिन मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 5 दिसंबर को। ऑप्शन सी करेक्ट। देन फिर दिसंबर 2019 के मध्य भारत और चीन के बीच हैंड इन हैंड युद्ध अभ्यास। तो कौन कौन से देशों के बीच में होता है हैंड इन हैंड, ये होता है इंडिया और चाइना के बीच में, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो ये
इसका आयोजन भी कहाँ हुआ था? मेघालय में हुआ था। अब हमको ये बताना है कि मेघालय में किस जगह हुआ था, वो ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो ये मेघालय में उमरोई में हुआ था, ठीक है, उमरोई में, ऑप्शन ए करेक्ट। देन दिया हुआ है नवंबर 2019 को लैंडस्लाइड्स रिस्क डिडक्शन एंड रिजिलेंस जो 2019 पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन हुआ था, ये कहाँ पर हुआ था? ये राज्य दिए हुए हैं, आपको बताना है कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली, ठीक है। फिर देख रहे हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। कहा गया है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि FSSAI ने अवार्ड किया है, हैज़ अवॉर्डेड ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट, और ये किस इंडियन रेलवे स्टेशन को दिया है? विथ 4 स्टार रेटिंग्स। तो हमको अब बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। FSSAI के द्वारा 4 स्टार रेटिंग्स के साथ ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र किसको प्रदान किया गया है? तो यहाँ पर सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, करेक्ट आंसर है हमारा मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। फिर जो हमारे केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हैं, अब नहीं है, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। हरसिमरत कौर बादल पहले थी, अब नहीं है। तो इन्होंने मध्य प्रदेश के जिले में अवंती मेगा फूड पार्क जो है इसका उद्घाटन किया था। अब हमको ये बताना है ये कहाँ पर पड़ता है। तो ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, देवास, राइट। फिर दिया हुआ है भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक जो सलाहकार हैं प्रोफेसर कृष्ण स्वामी विजय राघवन, इन्होंने दिसंबर 2019 में नई दिल्ली में इको नेटवर्क नामक एक राष्ट्रीय कार्यक्रम आरंभ किया था। अब ये जो इको नेटवर्क है, हमें ये बताना है ये किससे संबंधित है। तो जो इको नेटवर्क है इसका संबंध है एनवायरमेंट से, ठीक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, भारतीय पारिस्थितिकी और पर्यावरण, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं, फिर से दिसंबर 2019 का प्रश्न है, कहा गया है इसमें जारी पोल्यूशन एंड हेल्थ मैट्रिक्स ग्लोबल रीजनल एंड कंट्री एनालिसिस रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रदूषण के कारण सर्वाधिक मौतें हुई हैं, और इस रिपोर्ट में हमें बताना है दूसरा स्थान कौन से देश का है। फर्स्ट कौन सा देश है? इंडिया। तो कई बार क्वेश्चन से भी हमें काफ़ी सारे पॉइंट्स मिल जाते हैं, तो उनको भी ध्यान से देखिएगा। सेकेंड हो जाएगा हमारा चाइना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। फिर मैथ्स का प्रश्न आ गया है, तो यहाँ पर हमको दिया हुआ है कि ABC जो ट्राइंगल है उसमें एंगल A जो है 30 डिग्री सेल्सियस 30 डिग्रीज है, एंगल B 60 डिग्रीज है, तो एंगल C हमें बताना है कितना होगा। तो करेक्ट आंसर जो है यहाँ पर वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला देख लेते हैं, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर के एक वृत्त में एक छाप केंद्र से 72 डिग्री का कोण बनाता है, तो चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। इसको इंग्लिश में देख लीजिए अगर आप हिंदी नहीं समझ पा रहे हैं बिल्कुल भी। करेक्ट आंसर मैं आपको बता देती हूँ, ऑप्शन बी हो जाएगा। देन आगे दिया हुआ है, 2 पुरुष जो है वो 4 किलोमीटर पर आवर की दूरी पर एक निश्चित दूरी तय करने के लिए एक साथ अपनी अपनी यात्राएं शुरू करते हैं। पहले वाला जो है पुरुष वो बाद वाले पुरुष से आधे घंटे पहले गंतव्य जो स्थान है, डेस्टिनेशन है, वहाँ पर पहुँच जाता है। तो कुल हमें यहाँ पर दूरी ज्ञात करनी है, डिस्टेंस। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 6 किलोमीटर्स। फिर दिया हुआ है आपके पास 8 क्रमागत संख्याएं उपलब्ध हैं। यदि मध्य में दिखाई देने वाली 2 संख्याओं का एवरेज 6 है, तो जो दी गई 8 संख्याओं का योग है उसको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। इसमें कहा गया है, प्रश्न दिया हुआ है कि दोपहर में एक छात्र है वो 60 पेजेस पर घंटे की दर से 100 पृष्ठ पढ़ता है, और शाम को वो थका होता है तो 40 पेजेस पर आवर की दर से 100 और पृष्ठ पढ़ता है। तो प्रति घंटे पृष्ठों में पढ़ने की जो उसकी एवरेज दर होगी वो क्या होगी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 48। फिर कहा गया है 126 रुपये प्रति किलोग्राम और 135 रुपीज़ प्रति किलोग्राम वाली 2 अलग अलग चाय को किसी तीसरे किस्म के साथ 1:1:2 के रेशियो में मिला दिया जाता है। यदि जो पूरा मिक्सचर है उसका मूल्य 153 पर किलोग्राम है, तो प्रति किलो के हिसाब से तीसरी किस्म की कीमत हमको ज्ञात करनी है। यहाँ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 175.5 रुपीज़। देन फिर दिया हुआ है एक त्रिभुज के 2 कोण हाफ रेडियन और 1/3 रेडियन है, तो डिग्री में तीसरे कोण का माप हमें बताना है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी है, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है। देन यहाँ पर हमको x का मान बताना है, तो यहाँ पर भी करेक्ट आंसर बता देती हूँ मैं आपको, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
आगे दिया हुआ है 3 वृत्त जिनकी त्रिज्याएं 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। वे बाहरी रूप से एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। इन 3 वृत्तों के केंद्र बिंदुओं को आपस में जोड़ने वाली सीधी रेखाओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको बताना है। तो करेक्ट आंसर जो यहाँ पर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, फिर दिया हुआ है एक शंकु और एक सिलेंडर, यानी कि एक कोन है और एक सिलेंडर है जिनकी आधार त्रिज्याएं 6 सेंटीमीटर है और उनकी ऊंचाइयां भी 8 सेंटीमीटर है। तो सिलेंडर और जो कोन है इनके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है, यानी कि कर्व्ड सरफेसेस ऑफ सिलेंडर और जो कोन है उनका रेशियो ज्ञात करना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा 8:5, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसमें कहा गया है किसी समद्विबाहु यानी कि इक्वल साइड और एक साइड अलग होगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल की बात हो रही है जिसमें 2 साइड्स इक्वल होंगे। त्रिभुज की प्रत्येक समान भुजा की और तीसरी जो असमान भुजा है उसकी लंबाई 3:4 है। तो यदि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें इतना दिया हुआ है तो तीसरा जो भुजा है, तीसरा जो साइड है उसका निकालना है वो कितनी होगी। तो ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन डी बताया गया है। फिर दिया हुआ है, ये हमें दी हुई है एक इक्वेशन, इसके ग्राफ का हमको एक्स इंटरसेप्ट बताना है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 2:7। फिर बात की गई है रक्त में प्लाज्मा का प्रतिशत कितना होता है। तो रक्त में प्लाज्मा होता है लगभग 55%, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। और जो हमारा प्लाज्मा होता है उसमें लगभग 92% क्या होता है, पानी होता है। ठीक है, प्लाज्मा में इतना पानी होता है और 55% जो ब्लड है उसमें प्लाज्मा पाया जाता है। ठीक है, देन दिया हुआ है कि हिप्नोटिक सॉल्यूशन, हिप्नोटिक घोल में रखी एक कोशिका फट जाती है तो ये कोशिका एक क्या होनी चाहिए ये बताना है। एक एनिमल सेल होगा, ये जीवाणु सेल यानी बैक्टीरियल सेल है, फंगल सेल है या प्लांट सेल है। तो यहाँ पर हमारा ये एक पशु कोशिका होगी, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर देखते हैं, फिर कहा गया है, इसमें कहा गया है प्लाज्मा झिल्ली कैसी झिल्ली है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर। देखिए जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये एक सेमी परमिएबल होती है, यानी कि करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए इंग्लिश में ये नहीं लिखा हुआ है, सेम क्वेश्चन रिपीटेड है तो इसको हटा दीजिए। यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात हो रही है जो कि सेमी परमिएबल है, तो इसको मैंने इंग्लिश में भी बता दिया है। नेक्स्ट इसमें बताना है वो कौन सा सब्सटेंस है जो कि पदार्थों को ऊपर ले जाने के साथ ही एक पौधे में उसको नीचे भी लाता है। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्लोएम। ठीक है, क्योंकि इट कैरीज substances upwards as well as downwards in the plant. देन अगला प्रश्न दिया हुआ है कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो इरिप्सिन दिया हुआ है कन्वर्ट करता है फैट को इनटू ग्लिसरीन और फैटी एसिड। माल्टेज दिया हुआ है माल्टोज इनटू ग्लूकोज। लैक्टेज दिया हुआ है लैक्टोज इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। सुक्रेज दिया हुआ है कन्वर्ट करता है सुक्रोज इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। तो करेक्ट आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये करेक्टली मैच नहीं है क्योंकि इरिप्सिन क्या करता है, कन्वर्ट करता है प्रोटीन्स एंड पेप्टोन्स टू अमीनो एसिड्स। ठीक है, प्रोटीन्स और पेप्टोन्स को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है। फिर दिया हुआ है इनमें से कौन सा रोग यानी कौन सा डिजीज है जो प्रोटोजोआ से नहीं होता है। तो ऑप्शंस हैं मलेरिया, काला अजर, पायरिया या डिप्थीरिया। तो जो नहीं होता है वो है हमारा डिप्थीरिया। डिप्थीरिया प्रोटोजोआ से नहीं होता है, राइट। देखिए यहाँ पर डिप्थीरिया जो है वो बैक्टीरिया से होता है, साथ ही जो पायरिया है ये भी बैक्टीरियल डिजीज ही है। मलेरिया और काला अजर जो है ये प्रोटोजोन डिजीजेस हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मोर देन वन ऑफ द अबव, राइट। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमको बताना है कौन सा जीव समूह पृथ्वी पर सबसे बड़ा समूह है। मैमल्स, बर्ड, इंसेक्ट्स, एम्फीबियंस। तो देखिए अगर आपको ये नहीं भी पता है तो थोड़ा सा आप ध्यान लगाएं तो इसको आंसर कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा हमें आसपास क्या दिखते हैं, इंसेक्ट्स ही दिखते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसमें हमको बताना है एलिमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयन इज मेड ऑफ, मतलब कि जो कपड़ों को इस्त्री किया जाता है जैसे यंत्र से, वो कौन से एलिमेंट से बना होता है। आयरन, निकल, नाइक्रोम या टंगस्टन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा नाइक्रोम, ऑप्शन नंबर सी। फिर कहा गया है विकिरण द्वारा गर्मी को स्थानांतरित करने वाली अदृश्य किरणों को क्या कहा जाता है। तो अल्ट्रा वायलेट रेज, अल्ट्रासोनिक रेज, इंफ्रासोनिक रेज या इंफ्रारेड रेज। ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, अवरक्त किरणें।
नेक्स्ट दिया हुआ है हमको वो प्रक्रिया बतानी है जो वायु के साथ साथ निर्वात के माध्यम से ऊष्मा हस्तांतरित करती है, यानी कि द प्रोसेस विच कैन ट्रांसफर हीट थ्रू द वैक्यूम एज वेल एज एयर। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विकिरण यानी कि रेडिएशन। राइट, अगला देख लेते हैं। अगला क्या दिया हुआ है? अगला प्रश्न है, शरीर में जो अतिरिक्त ग्लूकोज होता है ये ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है और ये एकत्रित किस में होता है? ये एकत्रित होता है हमारे लीवर में, यानी कि यकृत में। ऑप्शन डी करेक्ट होगा यहाँ पर। राइट, फिर देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट दिया हुआ है, थैलेसीमिया एक वंशानुगत बीमारी होती है और ये किसको प्रभावित करती है? हमारे ब्रेन को, लंग्स को, ब्लड को या हार्ट को? तो थैलेसीमिया बेसिकली रक्त से संबंधित होती है। ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट होगा। आगे दिया हुआ है, रामसर स्थल और उनके राज्य की कौन सी जोड़ी हमको बताना है? गलत है। जो सांडी बर्ड सेंचुरी है ये बताया गया है असम में, रोपड़ आर्द्र भूमि पंजाब में, नंदूर महामदेश्वर महाराष्ट्र में, रुद्रसागर झील त्रिपुरा में। तो जो इनकरेक्ट है वो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। ये अभी रिसेंटली ऐड हुए हैं, जो ऐड हुए थे 37 हो गए थे हमारे रामसर स्थल। फिलहाल कितने हैं हमारे रामसर साइट्स कितनी है इंडिया में, ये बताइएगा, क्योंकि इसके बाद भी कुछ ऐड हुआ है, न्यूज़ में था। अगर आपने फॉलो अप किया है करंट अफेयर्स को तो आपको पता होना चाहिए करेंटली कितने हैं हमारे इंडिया में रामसर साइट्स। तो ये जो सांडी है ये पड़ेगा हमारा उत्तर प्रदेश में, ना कि असम में। और रोपड़ पड़ेगा पंजाब में। नंदूर महामदेश्वर भी रिसेंटली ऐड हुआ है और ये एकमात्र महाराष्ट्र की साइट है। उसके बाद रुद्रसागर जो झील है ये भी त्रिपुरा में। राइट, फिर देख लेते हैं अगला। इसमें बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो वेल्स दिए हुए हैं, दक्षिण अफ्रीका, पैम्पास अमेरिका, टैगा यूरोप और एशिया, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया। जो इनकरेक्ट है वो बताना है हमको। तो जो इनकरेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। जो पैम्पास है ये पड़ेगा अर्जेंटीना में, ना कि अमेरिका में। आगे दिया हुआ है, इनमें से किसे IUCN रेड लिस्ट में घोर संकटग्रस्त प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया है? तो जल्दी से ऑप्शंस देख लीजिए इसके सारे। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा असम रैबिट, ऑप्शन ए। देन भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? तो पहला जो था वो था नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। दूसरा इंडिया का बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है ये बताइएगा कमेंट कर कर। ठीक है, क्योंकि पहली चीज़ें हमें अक्सर पता होती हैं, इसलिए एग्जाम में अब सेकंड पूछा जाने लगा है, तो इसको ज़रूर कमेंट कीजिएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमें यहाँ पर टैक्सेस दिए हुए हैं, पेयर्स दिए हुए हैं टैक्सेस के। अब हमको बताना है इनमें से कौन सा पेयर है जो केवल संघीय सरकार यानी कि फेडरल गवर्नमेंट के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन देख लीजिए जल्दी से, मैं आपको करेक्ट आंसर बताती हूँ। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, सीमा शुल्क और निगम कर यानी कस्टम्स ड्यूटी और कॉरपोरेशन टैक्स जो है ये इनकम इंस्ट्रूमेंट्स हैं किसके? फेडरल गवर्नमेंट के केवल। फिर दिया हुआ है इसमें कौन सा कथन सही नहीं है। पहला दिया हुआ है मॉडवेट जो है ये रिलेटेड है एक्साइज टैक्स से, सेनवेट है ये रिलेटेड है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी से, वैट यानी वैल्यू एडेड टैक्स जो है ये इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में 1994 में, और कस्टम्स ड्यूटी जो है ये इनडायरेक्ट टैक्स है। यहाँ पर हमको बताना है कौन सा इनकरेक्ट हो जाएगा। तो देख लेते हैं इनकरेक्ट कौन सा है। जो ऑप्शन सी है ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वैट जो इंट्रोड्यूस हुआ था ये हुआ था 2005 में। ठीक है, अगला देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें हमको इनकरेक्ट बताना है फिर से। पहले में कहा गया है जो चिलैया कमेटी है इसका संबंध डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस में सुधार करने से है। 12th जो 5 ईयर प्लान था इसकी अवधि 2012 से 17 के बीच में थी। फर्स्ट 5 ईयर प्लान हेराड डोमर मॉडल पर आधारित था और सेकेंड 5 ईयर प्लान रॉबिन्सन मॉडल पर आधारित था। तो यहाँ पर हमको बताना है इनकरेक्ट कौन सा है। तो जो दूसरा बताया गया है 5 ईयर प्लान ये रॉबिन्सन मॉडल से नहीं महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। ठीक है, तो ऑप्शन डी इनकरेक्ट हो जाएगा, बाकी ये बिल्कुल सही है। फिर दिया हुआ है गरीबी उन्मूलन, ये जो नारा दिया गया था स्लोगन पॉवर्टी एलिविएशन, ये हमें बताना है कौन से 5 ईयर प्लान से रिलेटेड था। देखिए 5 ईयर प्लान से क्वेश्चंस अभी भी बन सकते हैं, तो उनके जो भी इंपॉर्टेंट स्लोगन्स थे या कोई भी उनका जो पहली बात तो ईयर्स आपको पता होने चाहिए और उनका जो थीम था वो पता होना चाहिए। तो फिलहाल इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये रिलेटेड है हमारा ऑप्शन नंबर ए 6th 5 ईयर प्लान से। उसके बाद कहा गया है
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बिहार में लेटराइट मिट्टी जो है ये किस भाग में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है तराई क्षेत्र में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे दिया हुआ है नवीन जलोढ़ मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? तो करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पर इन सभी में पाई जाती है, तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, अगला देख लेते हैं। ये हमको डिस्ट्रिक्ट दिए हुए हैं और हिल्स दिए हुए हैं, हमको बताना है कौन सा सही है। नालंदा दिया हुआ है गिद्धकूट माउंटेन्स, और फिर वेस्टर्न चंपारण में सोमेश्वर पहाड़ियाँ, मुंगेर में खड़गपुर की पहाड़ी, बांका में मंदार हिल्स। तो कौन सा करेक्ट है ये बताना है। यहाँ पर ये सारे ही हिल्स और डिस्ट्रिक्ट्स बिल्कुल करेक्टली मैच्ड हैं, इसलिए करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो इनको देख लीजिएगा। नालंदा में पड़ते हैं गिद्धकूट हिल्स, और वेस्टर्न चंपारण में सोमेश्वर हिल्स, मुंगेर में खड़गपुर हिल्स और बांका में मंडर हिल्स। तो ये सही है सबके सब। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम। अगले में बात की गई है बिहार में गंगा की उत्तरी सहायक नदियों में सबसे लंबी नदी हमें बतानी है कौन सी है। तो यहाँ जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोसी। ठीक है, फिर कहा गया इनमें से कौन सी नदी बक्सर जिले में गंगा नदी से मिलती है। तो बक्सर जिले में कौन सी नदी मिलती है गंगा से, वो है कर्मनाशा, ऑप्शन ए करेक्ट। देन बिहार की ओर से हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन में शामिल हुए जो क्रांतिकारी थे वो कौन थे? ऑप्शन है बसावन सिंह, मोतीलाल तेजावत, देवकी नंदन सिन्हा या फणिभूषण भट्टाचार्य। तो करेक्ट आंसर है बसावन सिंह, ऑप्शन ए। देन बात की गई है मासिक पत्र भूमिहार ब्राह्मण किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है सहजानंद सरस्वती से, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला दिया हुआ है 1912 में हुए जो कांग्रेस के बांकीपुर अधिवेशन था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो ऑप्शंस देख लीजिए इसके जल्दी से, कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर? यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, रघुनाथ मुधोलकर। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये डिस्ट्रिक्ट्स और रिवर्स दिए हुए हैं। दिया हुआ है पलामू, पुनपुन, कैमूर, कर्मनाशा, फल्गु, हजारीबाग, अजय और जमुई। तो ये यहाँ पर ये एक्चुअली हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट है और फल्गु इधर आएगा। ये सारे ही बिल्कुल करेक्टली मैच्ड हैं, ऑप्शन हमारा ई करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, राइट। तो अब हम देख लेते हैं अपना अगला प्रश्न। अगले में क्या बात की गई है ये देखते हैं। इसमें कहा गया है कि एशिया का लार्जेस्ट ऑक्सबो लेक बताना है, कहाँ लोकेटेड है। एशिया का लार्जेस्ट ऑक्सबो लेक बताया गया है, ये कांवर लेक है, ये कहाँ पर स्थित है ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बेगूसराय, ऑप्शन सी करेक्ट। फिर देखते हैं बिहार का वो कौन सा जिला है जिसके इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम फर्नीश्वर नाथ रेणु जी के नाम पर रखा जाएगा। भागलपुर, अररिया, मुजफ्फरपुर या गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अररिया। ठीक है, उसके बाद कहा गया है कोविड-19 के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए बिहार के किस जिले में ग्रामीण महिलाओं द्वारा हेलो सखी चेन कार्यक्रम शुरू किया गया है। यानी कि हेलो सखी चेन कैंपेन किस वॉज स्टार्टेड बाय रूरल वुमेन टू मेक पीपल अवेयर अबाउट कोविड-19। तो वो बिहार के कौन से डिस्ट्रिक्ट में शुरू किया गया है? ये शुरू किया गया है मुजफ्फरपुर, ऑप्शन सी। देन अगले में बात की गई है सतत जल प्रबंधन पर दूसरा जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है, ये नवंबर 2019 को पुणे में आयोजित हुआ था। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था गजेंद्र सिंह शेखावत, ऑप्शन ए। इसमें बात की गई है विश्व मधुमेह दिवस, इसका विषय बताया गया है परिवार और मधुमेह। ये किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है चिल्ड्रंस डे वाले दिन। अब आप समझ गए होंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। फिर कहा गया है पाकिस्तान प्रस्ताव मुस्लिम लीग के कौन से सत्र में पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था मुस्लिम लीग के लाहौर सत्र में। ये किस ईयर पारित हुआ है ये बताइएगा कमेंट कर कर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद बात की गई है मालवा का अंतिम सुल्तान अकबर से पराजित हुआ था, वो कौन सा था? तो बाज बहादुर थे, महमूद शाह द्वितीय, अधम खान या पीर मोहम्मद खान। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बाज बहादुर, ऑप्शन ए। देन रक्तचाप को मापने के उपकरण को क्या कहा जाता है? यानी कि द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड फॉर मेजरिंग ब्लड प्रेशर। तो वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है? वो होता है हमारा स्फिग्नोमेनोमीटर, ऑप्शन बी करेक्ट। देन एक कछुए में उत्सर्जन अंग क्या होता है? यानी कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन की बात की जा रही है अर्थवर्म में। तो नेफ्रीटिया, नेफ्रॉन, रेफाइट्स या मूत्रवाहिनी।
करेक्ट आंसर हो जाएगा नेफ्रीडिया, ऑप्शन ए करेक्ट। ठीक है, फिर देखते हैं अगला। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और कहाँ पर शुरू की गई थी? दूसरा राज्य कौन सा था? तो ये की गई थी आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन डी करेक्ट। हम आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हमें बताना है किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 कर दिया गया था? तो ये 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था। ठीक है, इसके साथ हमारा ये कंप्लीट हुआ। आपको कोई भी अगर डाउट है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगी। एंड अगर आपको ये अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।